स्वागत है सभी साथियों का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इतिहास के पन्नों की 23 मार्च 1931 की बात कर रहे हैं। 23 मार्च 1931 को जब सूरज उगा था तब वो दिन एक साधारण दिन की तरह था, लेकिन सूर्य अस्त होते होते वो दिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा चुका था। 23 मार्च 1931 का दिन आम दिनों के जैसा ही था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस दिन सुबह सुबह तेज आंधी और तूफान आए थे। साथ में इसी 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। इसलिए 23 मार्च 1931 के दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए साथियों, आज इस शहीद दिवस के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि 23 मार्च 1931 के दिन वास्तव में हुआ क्या था और किस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। Born on 28 September 1907 in Jaranwala, Punjab, Bhagat Singh at an early age was deeply affected by incidents like the Jallianwala Bagh massacre and killing of Lala Lajpat Rai. He was filled with rage against the British oppression and chose to take it by its horns. To break free from the shackles of British oppression, he promoted national consciousness by revolutionizing the youth in northern India. On this day in 1931, Sukhdev, Rajguru and Bhagat Singh walked to the gallows with a smile on their faces and gave up their lives for their motherland. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सजा होने वाली थी वो थी 24 मार्च को सुबह 6 बजे, लेकिन 12 घंटे पहले ही उनको फांसी की सजा दे दी जाती है और 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस जेल के जो वार्डन थे उनका नाम था चरत सिंह। बात है 23 मार्च की। 23 मार्च को शाम को 4 बजे वार्डन चरत सिंह जेल में आते हैं। सबको अपनी कोठरियों में जाने के लिए आदेशित कर देता है। जब उनको पूछा जाता है तो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है और सारे के सारे कैदियों को अपने बैरक में जाने के लिए, अपनी कोठरियों में जाने के लिए कह दिया जाता है। इन्हीं कोठरियों में से कोठरी नंबर 14 जो भगत सिंह के लिए अलॉट थी, और कहते हैं साथियों कि ये कोठरी नंबर जो 14 जो भगत सिंह को जो अलॉट थी वो इतनी छोटी थी कि इसमें 5 फुट 10 इंच का कोई अगर कैदी हो या आदमी हो वो आसानी से सिर्फ सो सकता है और खड़ा रह सकता है। इस कोठरी में भगत सिंह की जो कोठरी थी उस कोठरी का जो फर्श था वो भी टूटा हुआ था, उसमें भी घास वगैरह निकली हुई थी। भगत सिंह वार्डन के आदेश के बाद सारे के सारे कैदी जेल में अपनी कोठरियों में चले जाते हैं, लेकिन उसी जेल का एक नाई था जिसका नाम था बरकत। ये बरकत जो नाई है इसको क्या होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी और ये कैदियों की कोठरियों के सामने से गुजरता गुजरता धीरे धीरे फुसफुसाता है कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाने वाली है। जब ये बात सभी कैदियों को पता चलती है तो वो सारे कैदियों में एक हलचल सी पैदा हो जाती है, एक मातम सा छा जाता है। साथ में ही वो सारे के सारे कैदी नाई बरकत से कहते हैं कि हमको भगत सिंह की जो वस्तुएं है, पेन है, घड़ी है, कंघी है और उनके जो दूसरे सामान हैं वो हमको दिए जाए, ताकि जब हम यहाँ जेल से बाहर जाए तो अपने पोते पोतियों को ये कहानियाँ सुना सके कि हम भगत सिंह के साथ में थे। नाई बरकत उनकी बात मानता है और भगत सिंह की जो भी चीज़ें थी वो लाके उन कैदियों के सामने रखता है। चीज़ें कम थी लेकिन उन चीज़ों को लेने वाले ज़्यादा थे। लास्ट में उनका ड्रॉ किया उन्होंने और जो जो चीज़ जिस कैदी को मिलनी चाहिए थी वो उनको दे दी गई। अब उस समय ये बात भगत सिंह को भी पता चल जाती है, सुखदेव को भी पता चल जाती है, राजगुरु को भी पता चल जाती है कि फांसी की सजा हमको जो कल दी जाने वाली थी वो आज बहुत जल्दी दी जा रही है। और ये बात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो वकील थे जिनका नाम प्राणनाथ मेहता था, भगत सिंह से मिलने के लिए जेल की तरफ आ जाते हैं। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और जेल में लाहौर सेंट्रल जेल के जो वार्डन थे, वार्डन चरत सिंह, वो इनके लिए किताबें अवेलेबल करवाते थे। वो लाहौर की ही द्वारकादास जो लाइब्रेरी थी उससे किताबें लाके भगत सिंह को देते थे और भगत सिंह की जो भी किताबों की मांग थी उसको वो पूरा करते थे। जेल में सबको पता चल चुका था कि आज भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाने वाली है। ये बात भगत सिंह के वकील को, जिनका नाम प्राणनाथ मेहता था,
को भी पता चल चुकी थी और वो भी जेल की तरफ रवाना हो चुके थे। जब प्राणनाथ मेहता जेल पहुंचे तो भगत सिंह से मिलने सबसे पहले उनकी कोठरी की तरफ गए। जैसे ही वो भगत सिंह की तरफ गए और भगत सिंह को देखा तो भगत सिंह ने उनको देखते ही सबसे पहले यही कहा, क्या आप मेरी बुक रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए हो? प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह को उनकी लेनिन वाली बुक दी और भगत सिंह बुक को हाथ में लेते ही सबसे पहले उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मानो कि उनको पता चल चुका है कि अब समय बहुत कम है और वो उस कम समय में भी उस पुस्तक को पढ़कर उसको पूरा करना चाहते थे। और इधर वकील प्राणनाथ मेहता भगत सिंह को देख रहे थे, मानो कि एक बंद पिंजरे में एक शेर को बंद कर दिया हो और वह उस बंद पिंजरे में इधर से उधर घूम रहा है किसी भी तरीके से वहां से आजाद होने के लिए। मगन होकर अपनी किताब पढ़ रहे थे। तभी वकील प्राणनाथ मेहता ने उनसे कहा, क्या आप कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगे? तब उन्होंने एक ही बात कही, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो। ये संदेश उन्होंने अपना अंतिम दिया। इसके बाद वकील प्राणनाथ मेहता राजगुरु की तरफ, उनकी कोठरी की तरफ गए। राजगुरु अपनी कोठरी में अपनी सेल में बैठे थे और उनसे भी बात जब उन्होंने की तब उन्होंने अंतिम में एक ही शब्द कहा, बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे। प्राणनाथ मेहता सुखदेव के सेल की तरफ जाते हैं। तब सुखदेव से बातचीत करने के अंत में सुखदेव उनको कहता है कि आप जेलर से मेरा वो कैरम बोर्ड ले लीजिएगा जो उन्होंने मुझे दिया था। लाहौर सेंट्रल जेल में ही एक मुस्लिम कर्मचारी था जो मुस्लिम सफाई कर्मी था, उसका नाम बेबे था। और ये जो मुस्लिम सफाई कर्मी जो था वो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव से बहुत ही प्रभावित था। भगत सिंह ने इस मुस्लिम जो सफाई कर्मी था उससे कह रखा था कि जिस दिन हमें फांसी होगी उससे एक दिन पहले हम आपके घर का बना हुआ खाना खाएंगे, आप अपने घर से बना हुआ खाना हमको खिलाइएगा। लेकिन ये इस इच्छा जो थी भगत सिंह की वो अधूरी ही रह गई और बेबे की ये इच्छा थी वो भी अधूरी ही रह गई। वो भी भगत सिंह को उनके फांसी से एक दिन पहले भोजन करवाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च को जो सुबह 6 बजे फांसी दी जाने वाली थी उसको 12 घंटे पहले 23 मार्च को ही शाम को 7 बजे वो फांसी देने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे। इस प्रकार जो भगत सिंह की जो आखिरी इच्छा थी और जो मुस्लिम कर्मचारी वहाँ पर जो सफाई कर्मी था बेबे, उसकी जो अंतिम इच्छा थी वो भी अधूरी रह गई थी। सिंह की 23 मार्च को जो फांसी थी उस दिन किसी को भी अब भगत सिंह से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, शाम हो रही थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का जो समय था वो भी नज़दीक आ रहा था। समय बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अपनी कोठरियों से निकालकर बाहर ले जाया गया। तब वो तीनों एक गीत गा रहे थे, वो भी दिन आएगा जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। गीतों के साथ वो तीनों आगे बढ़ रहे थे। अधिकारियों ने अब उनका वजन करवाया, उसके बाद उनको स्नान करवाया गया, साथ में उनको काले कपड़े भी पहनाए गए, लेकिन उनके मुंह खुले रखे गए। जैसे जैसे फांसी का समय नज़दीक आ रहा था, वार्डन चरत सिंह भी अपने आप को अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे थे। वार्डन चरत सिंह ने भगत सिंह को कि तुम अपने वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, मैंने ईश्वर को कभी याद नहीं किया, उल्टा गरीबों की जो स्थिति भी देखता था उसके लिए मैं ईश्वर को जिम्मेदार मानता था और ईश्वर को कोसता था। लेकिन आज अगर मैं ईश्वर को याद करूंगा, ईश्वर भी शायद मुझे आज कायर समझेगा कि आज मेरा अंतिम क्षण या मेरी मौत नज़दीक है, इसलिए ये मुझे याद कर रहा है। धीरे धीरे शाम के 6 बज चुके थे। अब शाम को 6 बजे जेल के गलियारों में एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। की आवाज सुनाई दी जाने लगी। पद चापों की जो आवाज़ थी वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की थी और भारी भारी बूटों की जो आवाज़ थी वो अंग्रेज अधिकारियों की थी। इसका मतलब ये अंग्रेज अधिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे जाने के लिए ले जा रहे हैं। जेल के गलियारे में पदचापों की आवाज़ के साथ एक धीमे स्वर में गीत सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। धीरे धीरे इस गीत के साथ इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे बहुत तेजी से और जोर जोर से लगाए जाने लगे। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के लिए एक
तगड़ा जल्लाद बुलाया गया था, और ये जो जल्लाद बुलाया गया था वो लाहौर के शाहपुरा से बुलाया गया था, जिसका नाम मसीद था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने के लिए फांसी वाले स्थान पर ले जाया जाता है, जहां पर मसीद जल्लाद खड़ा है और इनको फांसी दी जाने वाली। भगत सिंह ने अपनी माँ को एक वचन दिया था कि मैं जब फांसी दी जाएगी तब सबसे बीच में खड़ा होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। भगत सिंह ने अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा किया। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह इन तीनों में सबसे बीच में खड़े थे, और बीच में खड़े होने के साथ ही इतने जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कि वह जेल की दीवारों को आवाज चीरती हुई बाहर जा रही थी। लाहौर सेंट्रल जेल के पास में लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर था, और ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे इतने तेजी से लगाए गए कि ये नारे उनके घर तक सुनाई दे रहे थे। समय नजदीक आ चुका था। मसीद जल्लाद ने उन तीनों से पूछा कि सबसे पहले कौन फांसी पर लटकेगा, तो सुखदेव ने इशारा किया और सुखदेव ने हामी भरी कि सबसे पहले मुझे फांसी पे लटकाया जाए। के बाद मसीद जल्लाद ने उनकी फांसी की रस्सी को टाइट किया और पैर से मारकर उनके नीचे जो सपोर्ट था उसको हटा दिया। इसके बाद तीनों ही फांसी पे लटक गए। फांसी पे बहुत देर तक उनको लटकाया गया और उसके बाद उनके शवों को नीचे उतारा गया। उनकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए 2 डॉक्टर मौजूद थे। एक डॉक्टर थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन। इसी प्रकार दूसरे एक डॉक्टर भी थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोंधी। दोनों डॉक्टरों के द्वारा इनकी मृत्यु को प्रमाणित किया जाता है, इनकी मृत्यु की पुष्टि की जाती है। इसके बाद देखिए, इनके अंतिम संस्कार की जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो ये थी कि इनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए। ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि अगर इनका अंतिम संस्कार हमने जेल में कर दिया और उसका धुआं उठता हुआ जेल के बाहर लोगों ने देख लिया तो भीड़ अनियंत्रित हो जाएगी और वो किसी भी समय जेल पे अटैक कर सकती है। इसलिए देखिए, इतिहास के पन्नों में ये कहा जाता है कि जेल के अंदर ही इनके शत विशत कर दिए गए। इनके जो शव थे उनको विक्षत कर दिया गया। इनके जो शव थे उनको इस प्रकार से जैसे कोई सामान हो उसमें बोरों में बांधकर उसको एक गाड़ी में, एक ट्रक में डाल दिया गया। उसके बाद जो जेल थी, उस जेल का जो पीछे वाली दीवार थी उसको तोड़ के वहां से उस ट्रक को बाहर निकाला गया। और इनका अंतिम संस्कार करने की जो रणनीति ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी वो बनाई थी कि रावी नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रावी नदी में पानी कम होने की वजह से वहां पर अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि अगर पब्लिक को वहां पता चला और रावी नदी में जिस प्रकार से पानी का स्तर कम था तो पब्लिक इधर उधर से बहुत सारी इकट्ठी हो सकती है और वहां पर एक तरीके से एक अनकंडीशनल सिचुएशन बन सकती है। रावी नदी के किनारे प्लानिंग फेल हो जाने के कारण अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जो जगह चुनी थी वो सतलज नदी थी, और सतलज नदी के किनारे इनके शवों को ले जाया गया। वहां पर ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे। उस समय उनके वहां पर जो पुलिस अधीक्षक थे उनका नाम था सुदर्शन सिंह कसूर। ये सुदर्शन सिंह कसूर जो थे उसी पास में जो गांव था, गांव से एक पुजारी को बुलाकर लाते हैं और पुजारी को बुलाने के बाद वहां पर इन तीनों का अंतिम संस्कार करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आग लगती है, लपटें उठती है, आसपास के गांवों के लोग उस तरफ आते हैं और गांवों के लोगों को आते हुए देखकर ये जो भी अधिकारी थे वो सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं। अपने भागते भागते इन अधिकारियों ने इनके बॉडी के कुछ हिस्से नदी में भी फेंक दिए थे। साथ लोगों ने इनके शवों के वहां पर पहरेदारी दी और जो भी कुछ इनके शरीर के जो अवशेष थे उनका उन्होंने वहां पर अंतिम संस्कार किया, और जो कुछ बाकी उनके शरीर के अवशेष बच गए थे वो इनके परिवारजन जब आए तब उन्होंने उनको कलेक्ट किया और ताबूतों में इकट्ठा करके वो लाहौर की तरफ ले गए। लाहौर के बाहर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। लाहौर के नीला गुमन से लेके हुए एक लोगों की बहुत बड़ा लोगों का जुलूस, एक लोगों की बहुत बड़ी भीड़ वहां से आगे बढ़ती हुई लाहौर मॉल से गुजरती हुई अनारकली बाजार में आकर रुक गई। यहाँ पर अनारकली बाजार में जब आकर रुकी तब यहाँ पर लोगों को यह खबर पड़ी कि उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के किनारे हो गया है और उनके शव के कुछ जो अवशेष है वो ताबूतों में इकट्ठा करके वहां लाए गए हैं। जब लोगों ने उनके शवों को स्थिति को देखा, एक जगह पर मातम छा गया और लोगों में एक तरीके से बहुत ही आक्रोश ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फैल गया। ब्रिटिश सरकार को ये पता नहीं था कि एक ऐसी घटना घटी जा चुकी थी जिसके 16 साल बाद अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ेगा
और अंग्रेजों के जाने में ये जो मुख्य कारण था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा जो बलिदान दिया गया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए 23 मार्च 1931 के दिन को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो बलिदान है उसको याद किया जाता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।